हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप मेरे इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग की, और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सारे ही टॉपिक हमने कवर किए थे। वैसे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग। आज इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉस्ट का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप की कॉस्ट इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट, शट डाउन एंड संक कॉस्ट, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ये डिफरेंट टाइप की कॉस्ट आज के लेक्चर में कवर होने वाली है, राइट। और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये जो छोटी सी बेल है इसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। किसी भी प्रोडक्ट को बनने में या किसी भी सर्विस को रेंडर करने में जो भी खर्चा आता है, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर आता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। इसी को कॉस्ट कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर टू अ गिवन थिंग और एक्टिविटी। किसी भी थिंग यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनने में या किसी भी सर्विस या एक्टिविटी को रेंडर करने में, ठीक है, जो भी लागत आती है बिजनेस की, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। इसी को कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। जनरली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं एसपी और सीपी में। आपने शायद 7th क्लास में पढ़ा होगा एसपी एंड सीपी। सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है, एक पेन ले लेते हैं। सपोज करिए एक पेन है जो मार्केट में 15 रुपए की मिल रही है, ठीक है। तो अधिकतर मैं जब पूछती हूँ कि बच्चों से कि कॉस्ट बताइए तो वो बोलते हैं कि 15 रुपीज उसकी कॉस्ट है। तो दिस इज नॉट कॉस्ट, ये कॉस्ट नहीं है, ये तो उसकी सेलिंग प्राइस है। कोई भी प्रोडक्ट, अगर ये पेन है, पेन अगर 10 रुपए की बन रही है तब जाके वो मार्केट में 15 रुपए की बिक रही है। तो 10 रुपीज क्या है, 10 रुपीज इज इट्स कॉस्ट। 10 रुपए उसकी कॉस्ट है, 10 रुपए लागत है, इतने में वो प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सीपी, कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब किस प्राइस पे सेल हो रही है, और बीच का ये जो डिफरेंस होता है दैट इज द प्रॉफिट। यही तो मार्जिन है कंपनी का, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट है 10 रुपए में बिक रहा है, अगर कोई पेन है 10 रुपए में बन रही है और 15 रुपए में बिक रही है, ठीक है। तो 10 रुपए क्या होगा, इसकी कॉस्ट है, और 15 रुपए क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है। और बीच का जो डिफरेंस है दैट इट्स मार्जिन, यही तो उस कंपनी का प्रॉफिट है। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट, इसी को कॉस्ट कहते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप की कॉस्ट। सबसे पहला है सबसे पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। नाम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे। तो वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरी करे, जो चेंज हो विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जो खर्चे बढ़ते हैं, और जब आप प्रोडक्शन कम कर दें तो जो खर्चों पे इम्पैक्ट पड़े, जो खर्चे कम हो जाएं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। उन्हीं को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरी करे विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो आपको लेबर ज्यादा हायर करने पड़ेंगे, वेजेस उनको ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वेजेस का जो खर्चा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों कौन से खर्चे हैं, ये खर्चे हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये वेरी करते हैं विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इन खर्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इनको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाइए फिक्स्ड कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स रहे, जो कांस्टेंट रहे, जो चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट विच रिमेन फिक्स, वो कॉस्ट जो फिक्स रहे, जो कांस्टेंट रहे। पर एक खास बात है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ये खर्चा फिक्स रहता है, या एक रेंज ऑफ एक्टिविटी तक ही ये खर्चा फिक्स रहता है। ठीक है, ये वेरी नहीं करता है, भले ही आप प्रोडक्शन बढ़ाएं या घटाएं। कुछ खर्चे होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, उनको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करें कोई फैक्ट्री है जिसका कुछ रेंट जा रहा है, तो उस फैक्ट्री में चाहे 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो, चाहे 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो, उसका जो हर मंथ जो रेंट जा रहा है वो तो उतना ही जाएगा ना। अगर उस फैक्ट्री का कुछ इंश्योरेंस कर रखा है, ठीक है, तो इंश्योरेंस चार्जेस उतने ही जाएंगे, चाहे फैक्ट्री में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो, चाहे 120 यूनिट का प्रोडक्शन हो। जो टॉप मैनेजमेंट की सैलरी है, ठीक है, मैनेजर्स की जो सैलरी है वो तो उतनी ही जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ खर्चे हैं जो फिक्स रहते हैं अप टू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक वो खर्चे जो फिक्स रहे उनको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल या कह लीजिए इनको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। सेमी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सेमी? सेमी मतलब आधा, सेमी सर्किल होता है ना, सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, तो सेमी मतलब क्या होता है? आधा। यानी वो कॉस्ट जो आधी फिक्स रहे आधी वेरी करे उसको क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या जिसको कह सकते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, जो आधी फिक्स रहे आधी वेरी करे, राइट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी प्रोपोर्शनली, वो कॉस्ट जो एकदम प्रपोर्शन में ना वेरी करे बट साइमल्टेनियसली वो कांस्टेंट भी ना रहे। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वो कॉस्ट जो वेरी तो करे बट प्रपोर्शन में वेरी ना करे, बट फिक्स भी ना रहे। ठीक है, मतलब हाफ फिक्स रहे हाफ वेरी करे, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन चाहे 100 यूनिट का करें चाहे 50 यूनिट का करें, ठीक है, 100 यूनिट का करते हैं तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो जानते हैं क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब बिकॉज ऑफ द वियर एंड टीयर, बिकॉज ऑफ द यूजेज, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीजेज विद टाइम, जो मशीनरी की जो वैल्यू है वो समय के साथ कम होती जाती है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो अगर जीरो प्रोडक्शन भी करें, मशीनरी अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं, जीरो प्रोडक्शन भी करें, तो भी क्या होगा? कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। ठीक है, और अगर ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी का। ठीक है, ऐसे ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं, भले ही प्रोडक्शन जीरो है पर तो भी मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कुछ बेसिक एक्सपेंस तो होगा ना। ठीक है, बट अगर मशीनरी ज्यादा यूज कर रहे हैं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये दो कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जो हाफ फिक्स रहते हैं हाफ वेरी करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको ग्राफ से थोड़ा समझते हैं। जैसे ये जो है ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, मैंने एक्स एक्सिस पे शो किया है प्रोडक्शन, वाई एक्सिस पे शो किया है कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये थाउजेंड्स में है प्रोडक्शन, कंपनी चाहे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे, चाहे 2000 यूनिट प्रोड्यूस करे, चाहे 3000, चाहे 4000, ये जो फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है दैट इज फिक्स, वो फिक्स रहता है। देखिए कंपनी चाहे 1000 करे, चाहे 2000 करे, चाहे 3000 करे, ये जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो क्या है? 1000 रुपए। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। इस टाइप के जो खर्चे होते हैं उन्हें फिक्स कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कंपनी अगर 1000 प्रोडक्शन करे, 2000 करे, 3000 करे, 4000 करे, जैसे जैसे कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाती जाती है वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट को हम इस तरीके से ग्राफ में प्लॉट करते हैं। और अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, जैसे डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, तो कंपनी अगर जीरो प्रोडक्शन कर रही है तो भी क्या है? तो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस या डेप्रिसिएशन का कुछ खर्चा तो होगा ही। ठीक है, मशीन डेप्रिशिएट होगी ही और रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो जीरो प्रोडक्शन पे भी थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाती जाएगी, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 3000 यूनिट, ये खर्चा बढ़ता जाएगा, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं इंक्रीज होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो आप ग्राफ भी बनाएंगे, आप लिखेंगे तो है कि ये कॉस्ट कौन सी होती है, लेकिन इसके साथ अगर ग्राफ बना देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो भी कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ जरूर आप एग्जाम में बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो मेन प्रोडक्ट है उसका मेन पार्ट हो।
ठीक है, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, वो उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट बन रहा है उस ड्यूरेशन का खर्चा ना हो, जो प्रोडक्ट के मेन एक्सपेंस का जो पार्ट हो ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, जो वेजेस दे रहे हैं लेबर का, लेबर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी जो वेजेस है, ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट के खर्चे का मेन पार्ट है, तो इनको कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। जबकि पीरियड कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, वो उस ड्यूरेशन में हो रहे हैं खर्चे, किसी भी फैक्ट्री में उस ड्यूरेशन में वो खर्चे हो रहे हैं जिस ड्यूरेशन में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उनको कहेंगे पीरियड कॉस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, नाम क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट यानी उस ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब क्या है, पीरियड कॉस्ट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि पीरियड कॉस्ट क्या है, दे आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड, ये उस पीरियड, वो ड्यूरेशन के खर्चे हैं इन विच दे आर इनकर्ड, जिस ड्यूरेशन में वो होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जब प्रोडक्शन चल रहा है उस समय कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के भी खर्चे होंगे, कुछ सेल्समैन की सैलरी भी जा रही होगी, कुछ कमीशन भी जा रही होगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, पीरियड कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। वैसे खैर ये नाम से ही समझ में आ रहा है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वो खर्चा जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली और सीधा जो रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है द एक्सपेंस ऑन मटेरियल एंड लेबर विच इज इजिली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट और सर्विस और जॉब, यानी वो खर्चे जो इजिली आप कनेक्ट कर सकते हो उस मेन प्रोडक्ट से या मेन सर्विस से या मेन जॉब से, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे उस प्रोडक्ट को बनने में जो भी मटेरियल लग रहा है वो डायरेक्ट खर्चा है, वो लेबर जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है उसकी जो वेजेस जा रही है ये डायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को बनने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसको आप डायरेक्टली प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, उसे कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के, वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली नहीं रिलेटेड होती है बट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ठीक है, वो खर्चे जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज किए जाते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, चलिए एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक फैक्ट्री है जहां पे फर्नीचर बन रहे हैं, तो उस फर्नीचर को बनने में कुछ मटेरियल लग रहा होगा, कुछ वुडन प्लैंक्स, कुछ नट बोल्ट लग रहे होंगे, पेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सब, और एक कारपेंटर उस फर्नीचर को बना रहा होगा, तो जो कारपेंटर की जो वेजेस जा रही है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। उस फर्नीचर को बनने में जो वुडन प्लैंक्स वगैरह लग रहे हैं, पेंट लग रहा है, वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, तो वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन उसी फैक्ट्री में एक वॉचमैन भी आपने रखा होगा जो सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है, ताकि कोई मटेरियल चोरी ना हो जाए। आपने एक टाइम कीपर भी रखा होगा जो रिकॉर्ड रख रहा होगा सारे ही लेबर्स का, कि कौन कितने बजे आ रहा है, कितने दिन आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग होंगे, कुछ अकाउंटेंट होंगे। ठीक है, कोई आपने सुपरवाइजर रखा होगा, ठीक है, जो उन कारपेंटर्स को मैनेज कर रहा है, उनसे काम करवा रहा है। तो वो सब किस में जाएंगे, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये जितनी भी मैं कॉस्ट बता रही हूँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कॉस्ट शीट में सारे ही खर्चों को जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वहां पे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इस खर्चे को हम किस हेड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए ये जितनी भी टाइप की कॉस्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ ये समझना बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझिएगा इन्हें। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट वुड बी चेंज बाय मैनेजरियल डिसीजन। रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी भी मैनेजरियल डिसीजन से चेंज हो सकती है। ठीक है, वैसे रिलेवेंट का क्या मतलब होता है, रिलेवेंट मतलब होता है मतलब सूटेबल या राइट, कहते हैं ना ये टॉपिक मेरे लिए रिलेवेंट है, सूटेबल है, मेरे मतलब का है। ठीक है, उसे कहते हैं रिलेवेंट। और इररिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, इररिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिसीजन, एनी मैनेजरियल डिसीजन। इररिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी भी मैनेजरियल डिसीजन से जिन खर्चों पे कोई इंपैक्ट ना पड़े वो क्या होंगे, इररिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया, रिलेवेंट कॉस्ट यानी वो खर्चे जिन पे इंपैक्ट पड़े।
टॉप मैनेजमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया तो कुछ खर्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जिन खर्चों पे पड़ेगा इम्पैक्ट दैट इज रेलिवेंट, और जिन पे नहीं पड़ेगा वो इररेलेवेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज करिए एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, उसने सोचा कि कोई अनप्रॉफिटेबल रिटेल शॉप है, उसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब उस रिटेल शॉप में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, उनकी जो भी वेजेस पेएबल है, आगे चल के उनको जो भी वेजेस देनी थी, वो क्या होगा, वो रिलेवेंट कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो रिटेल शॉप जो अनप्रॉफिटेबल रिटेल शॉप बंद हो जाएगी, ये खर्चे क्या हैं, ये खर्चे भी तो बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो रिटेल शॉप बंद हो जाएगी तो यानी अब वहां पे कोई वर्कर नहीं है, अब उन वर्कर को कोई वेजेस नहीं देनी है। तो टॉप मैनेजमेंट के इस डिसीजन से इस खर्चे पर इम्पैक्ट पड़ा ना। टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हम एक नॉन प्रॉफिटेबल नहीं, अनप्रॉफिटेबल कहें, कि अनप्रॉफिटेबल यानी एक ऐसी रिटेल शॉप जिससे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उसको बंद कर देते हैं। तो उस शॉप के जितने भी खर्चे हैं, जैसे वेजेस, जो भी वर्कर की वेजेस है, वो क्या होंगे, अब आगे चल के नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, रिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि इस कॉस्ट पर इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इसी की जगह अगर जो बिजनेस है उसने अगर उस शॉप का कुछ प्रीपेड रेंट पे किया हुआ है, ठीक है, या कुछ इक्विपमेंट खरीदे हुए थे, कुछ वहां पे फर्नीचर वगैरह होंगे शॉप में, ठीक है, जिनसे कुछ अनरिकवर्ड, जिनसे कॉस्ट नहीं रिकवर हो सकी, तो ये सब क्या होंगे, इररिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि ये इन खर्चों पे इस डिसीजन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये खर्चे होंगे ही। ठीक है, प्रीपेड रेंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो ये अब रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इररिलेवेंट कॉस्ट। और रिलेवेंट कॉस्ट यानी जिन खर्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है, टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो उससे जिन खर्चों पे इम्पैक्ट पड़े तो वो रिलेवेंट। ठीक है, और जिन पे नहीं पड़े वो इररिलेवेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, न समझ में आए तो दोबारा रिवाइंड करके आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज शट डाउन एंड संक कॉस्ट। शट डाउन मतलब क्या होता है, शट डाउन मतलब होता है बंद, बंद करना। ठीक है, शट डाउन मतलब होता है बंद करना। जनरली क्या होता है, फैक्ट्रीज में जो मशीनरी चल रही होती है वो पूरे 12 महीने नहीं चलती है। ठीक है, उसमें क्या होता है 10 दिन का या 15 दिन का, ये डिपेंड करता है, या 1 महीने का शट डाउन पीरियड होता है। शट डाउन पीरियड में क्या होता है, जितनी भी मशीनरीज होती हैं उन्हें बंद किया जाता है, मतलब प्रोडक्शन रोका जाता है। ठीक है, और जितनी भी मशीनरीज होती हैं उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम उस दौरान होता है। क्योंकि जब प्रोडक्शन चल रहा हो उस दौरान कोई मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है, उस समय बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मशीनरी, मतलब साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दौरान प्रोडक्शन नहीं होता है, और उस दौरान सारी मशीनरियों की एक साथ मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है। इससे क्या होता है, मशीनरी पूरे साल अच्छे से काम कर पाती है। तो दिस इज कॉल्ड शट डाउन पीरियड। हर फैक्ट्री में होता है। तो शटडाउन कॉस्ट क्या होता है, ये शटडाउन कॉस्ट इसी से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द शटडाउन पीरियड, जब शटडाउन पीरियड होता है तब क्या होता है, कोई वर्क नहीं परफॉर्म हो रहा होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ फिक्स खर्चे होते हैं जो हो रहे होते हैं। ठीक है, शटडाउन पीरियड में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ठीक है, मटेरियल का कोई खर्चा नहीं आएगा, जो लेबर्स उस समय काम कर रहे थे उनका, जो टेम्परेरी लेबर्स थे उनका कोई एक्सपेंस नहीं है। लेकिन फैक्ट्री के कुछ फिक्स खर्चे हैं, जैसे रेंट है, जैसे इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, जैसे डेप्रिसिएशन है इंटायर प्लांट का, वो तो होगा ही ना। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है शट डाउन कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो इनकर होती है ड्यूरिंग द शट डाउन पीरियड, वो खर्चा जो होता है शट डाउन पीरियड में, यानी जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जब कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, उस दौरान प्रोडक्शन का है, वर्क तो हो रहा है, उस समय रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, तो वो खर्चा जो शटडाउन पीरियड में होता है ना, दैट इज कॉल्ड शटडाउन कॉस्ट। इसको देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, सच कॉस्ट ऑफ द आइडल प्लांट। आइडल मतलब खाली प्लांट, मतलब उस समय कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए कहा है आइडल प्लांट। तो वो कॉस्ट जो इनकर होती है आइडल प्लांट की, दैट इज कॉल्ड शटडाउन कॉस्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिशिएशन है, तो दिस इज शटडाउन कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संक कॉस्ट, या जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट भी कहते हैं। संक मतलब क्या होता है, संक, ये जो वर्ड है संक, ये सिंक का पास्ट टेंस है, संक। सिंक मतलब क्या होता है, डूबना। ठीक है, संक मतलब जो डूब गया, बट यहाँ पे डूब गया मतलब नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है जो खर्चे ऑलरेडी हो गए हैं।
ठीक है, जो खर्चे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम पास्ट डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज इन फ्यूचर, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो संक कॉस्ट या जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट या जिसको पास्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये वो खर्चे होते हैं, ये वो कॉस्ट होती है विच इज क्रिएटेड बाय एनी डिसीजन दैट वाज मेड इन द पास्ट। यानी पास्ट में कोई डिसीजन लिया गया जिसकी वजह से जो खर्चा हुआ है, ठीक है, जिसको अब आप नहीं चेंज कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी चेंज बाय एनी डिसीजन दैट वाज मेड इन फ्यूचर। ठीक है, अब आप फ्यूचर में कोई भी डिसीजन ले, लेकिन जो खर्चे ऑलरेडी पास में हो गए हैं उन पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनको कहा जाता है संक कॉस्ट या जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आपकी फैक्ट्री शुरू हुई थी तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था प्लांट एंड मशीनरी पे, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था बिल्डिंग पे, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? आप इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। अब फ्यूचर में चाहे जो भी डिसीजन लिया जाए, बट जो खर्चे ऑलरेडी पास्ट में हो गए हैं प्लांट एंड मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, ठीक है, जो खर्चे हो गए हैं आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इस टाइप के एक्सपेंस को कहा जाता है संक कॉस्ट। ठीक है, संक मतलब डूबना, ठीक है, बट यहाँ पर डूबा मतलब नहीं है, डूबा मतलब जो ऑलरेडी खर्चे हो गए हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। आगे चलिए बढ़ते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। वैसे ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोलेबल कॉस्ट यानी वो खर्चा जो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ द अंडरटेकिंग। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कंट्रोल की जा सकती है, जिन खर्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। कौन कंट्रोल कर सकता है? जो भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी हेड हो, जो भी स्पेसिफाइड मेंबर हो, वो जिन खर्चों को कंट्रोल कर सकता है उसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, बट सारे खर्चे तो कंट्रोल नहीं किए जा सकते ना, तो उनको क्या कहेंगे? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो वही लिखा है, कॉस्ट विच कैन नॉट बी सो इन्फ्लुएंस्ड, यानी वो कॉस्ट जिनको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। देखिए ये वर्ड क्या है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल वर्ड किससे बना है? डिफरेंस से। ठीक है, सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव ए, ऑल्टरनेटिव बी। यानी वो प्रोडक्ट जो है ए ऑल्टरनेटिव से भी बनाया जा सकता है, बी ऑल्टरनेटिव से भी बनाया जा सकता है। जब हम ए ऑल्टरनेटिव से बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए की खर्चा आ रहा है, ठीक है, और जब बी ऑल्टरनेटिव से बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाने में 130 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, 100 रुपए का खर्चा आ रहा है जब हम ऑल्टरनेटिव मतलब एक तरीका, जब हम फर्स्ट ये जो ए ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं तो 100 रुपए में बन रहा है, जब बी ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट 130 रुपए में बन रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्ट होता है डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव। ये जो दो ऑल्टरनेटिव हैं इनके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है, टोटल कॉस्ट में जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। इसी को डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है? यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट है 30 रुपए। ठीक है, ये वर्ड क्या है? डिफरेंशियल, यानी डिफरेंस से बना है। ठीक है, जब दो ऑल्टरनेटिव, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के अगर दो ऑल्टरनेटिव हैं तो उन दो ऑल्टरनेटिव में जो भी टोटल कॉस्ट में जो भी डिफरेंस आता है ना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। हम प्रोडक्ट 100 रुपए में भी बना सकते हैं, 130 रुपए में बना सकते हैं। ठीक है, बट जो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वैसे कंपनी चाहेगी कि वो सस्ते में प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, बिना क्वालिटी हैम्पर किए कम से कम लागत में प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो इन दोनों ऑल्टरनेटिव के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को कहा जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। समझ में आ गया डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है? अब इसके साथ दो और है, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है? इन केस द चॉइस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, यानी हम ए ऑल्टरनेटिव की जगह अगर बी ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं और अगर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जैसे अगर हम ऑल्टरनेटिव ए की जगह ऑल्टरनेटिव बी यूज करें तो क्या है? कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, 100 रुपए से अब 130 हो जाएगी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिव बी की जगह ऑल्टरनेटिव ए यूज करना शुरू कर दें, ठीक है, ऑल्टरनेटिव बी की जगह ऑल्टरनेटिव ए यूज करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे हम? डिक्रीमेंटल कॉस्ट।
देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है, चॉइस रिजल्ट इन डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट, यानी अगर हम जो भी ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं उससे अगर टोटल कॉस्ट में डिक्रीज आता है तो उसको हम कहते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट, राइट। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप की कॉस्ट डिस्कस की है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और न समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, वैसे मुझे पता है आपको आ जाएगा समझ में, ये कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।